Hello everyone, welcome to my YouTube channel Alpha Study World. My name is Subham Patel and today we are going to start class 12 physics chapter number 2 electrostatic potential and capacitance. So students, इसके previous classes यानी कि क्लास 11 के चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है वर्क एनर्जी एंड पावर, उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ स्टडी किया था कि जब कोई एक एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराता है तो उसे वर्क डन करना पड़ता है और ये वर्क डन जो होता है उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और जब हम उस बॉडी से एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं तो उस बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो बॉडी मूव करने लगती है। यहाँ पे बॉडी जितनी अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रही है ठीक उतनी अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी को लॉस कर रही है। मीन्स कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो कंजर्व है। तो चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सपोज माई हैंड इज एन अर्थ सरफेस एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी विच इज प्लेस्ड ऑन दिस सरफेस। मेरा जो हैंड है वो एक कोई अर्थ सरफेस है और ये कोई बॉडी है जो इस अर्थ सरफेस के अबव रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ है। अब ये मेरा जो हैंड है अर्थ सरफेस है और जो होता है अपने अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये अर्थ सरफेस अपने अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस किया है। अब इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी रखी हुई है तो उसके ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा। और जो हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो इस बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करेगी अपने तरफ। तो ये जो अर्थ सरफेस है इस बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट की हुई है। अगर हमें इस बॉडी को इस अर्थ सरफेस से एबव मूव कराना है, अवे मूव कराना है, मीन्स की अपसाइड में मूव कराना है, तो हमें इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस बॉडी के ऊपर और इसको अपसाइड में मूव कराना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि हम लोगों ने इसके ऊपर फोर्स लगाया और इस बॉडी को अपसाइड में मूव कराया। तो जब हम लोगों ने इस पर फोर्स लगा के फोर्स अप्लाई करके इस बॉडी को अपसाइड में मूव कराएं, इस अर्थ सरफेस से अपसाइड में मूव कराएं, तो हमने वर्क डन किया। क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हुआ, जहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक साथ होता है वहाँ पे वर्क डन होता है। और ये जो वर्क डन हम लोगों ने किया ये इस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। और जब हम इस बॉडी के ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे तो इस बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये बॉडी अगेन इस अर्थ सरफेस के टुवर्ड्स मूव करने लगेगा। तो इस बॉडी के अंदर जितनी अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और ये बॉडी अगेन अर्थ सरफेस के टुवर्ड मूव कर गया। ये बॉडी जितनी अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रही है उतनी अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी को लॉस कर रही है। मीन्स यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो कंजर्व है। और इस तरह की फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स भी कहते हैं, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको अभी हमने डिस्कस किया। कोलम्बिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो चार्जेस के बीच में जो कोलम्बिक फोर्स होता है या फिर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं है। उन दोनों के बीच में बस डिफरेंस कितने की होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो दो चार्जों के बीच क्या होता है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दो मासेस के बीच का होता है। बट ये दोनों जो है डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर पे डिपेंड करते हैं। तो इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी है, डिफरेंस बस कहाँ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो दो मासेस के बीच में होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच होता है। तो जैसे हमने किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी मास के पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया, ठीक उसी तरह किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, यस या नो? यस, वी कैन डिफाइन इट। तो चलिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। अब ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। जो चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं। तो इसका नेम हम लोग दे देते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज। अब इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो सोर्स चार्ज है इसको एक पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं, इसको हम लोग वो पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं ताकि ये मूव ना कर सके। अब ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज है,
इसके नियर बाय में एक इसके अपोजिट मीन्स नेगेटिव चार्ज को लेके आते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो कि इसके नियर बाय में प्लेस्ड है। अब इस नेगेटिव चार्ज को इससे अगर अवे ले जाना है, इस पॉजिटिव चार्ज से अवे ले जाना है मीन्स इससे दूर ले जाना है इस नेगेटिव चार्ज को, तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों अप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, मीन्स कि ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये तो अपनी पॉइंट पे फिक्स्ड है, तो ये सोर्स चार्ज जो है इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसलिए हमें अगर इस नेगेटिव चार्ज को इससे अवे मूव कराना है तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये अपने आप मूव नहीं करेगा, हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई किए और इसको इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्प्लेस कर दिए, लेके गए इस सोर्स चार्ज से अवे मूव करा दिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक साथ हुई वहाँ पे वर्क डन होता है। और जो वर्क डन हमने इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में किया वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। और जब हम इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर से जो फोर्स अप्लाई किए हुए थे उसको रिमूव किए तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये नेगेटिव चार्ज अगेन इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आके रुक जाएगा, मूव कर जाएगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो ये तो हो गया हम लोग का दोनों जब अपोजिट चार्ज है। अगर इसकी जगह हम लोग दोनों सेम चार्ज ले लिए तब क्या होता है, तो चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग के पास अगेन एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसको हम लोगों ने ओ पॉइंट पे फिक्स कर दिया। अब ये अपने आप अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एक सोर्स चार्ज है, इसको हम लोग फिर नेम दे देते हैं सोर्स चार्ज। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उस चार्ज से ओरिजिनेट होकर और इन्फिनिटी में जाके एंड होता है। तो सपोज कीजिए कि हम लोग इन्फिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, सेम नेचर के हैं। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, मीन्स की रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये सोर्स चार्ज एक पॉइंट पे फिक्स्ड है, वो पॉइंट पे फिक्स्ड है, तो ये मूव नहीं करेगा, मीन्स कि ये सोर्स चार्ज इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, वो भी रिपल्सिव फोर्स, मीन्स इसको रिपेल करेगा, इस साइड में रिपेल करेगा। अगर हमें इस टेस्ट चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इस इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाना है, सपोज कीजिए कि ये कोई पॉइंट है पी पॉइंट, इस इंफिनिटी से इस पी पॉइंट पे लेके आना है, तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और फोर्स अप्लाई करने के बाद जब हम इस टेस्ट चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इस इंफिनिटी से इस पॉइंट पी तक ले जाएंगे, तो हमने डिस्प्लेसमेंट किया, जहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक साथ हुआ वहाँ पे वर्क डन होगा। तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इस इंफिनिटी से इस पॉइंट पे ले जाने में जितना वर्क डन किया गया वो इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई, मीन्स कि ये इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गई। सो हम लोगों ने इजिली यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive test charge from infinity to that point is called electrostatic potential at that point. The amount of work done in moving a unit positive test charge from infinity to that point is called electrostatic potential at that point. तो इसको हम लोग राइट कर लेते हैं, इसकी डिफिनेशन को लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या था? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ
work done in moving a unit positive test charge from infinity to that point against electrostatic force is called electric potential at that point। तो डिफिनीशन क्या हम लोगों ने फाइंड किया, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, किसी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाने में जितनी अमाउंट पे वर्क डन हम लोग ने किया उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और इसको हम लोग ने V से डिनोट किया हुआ है, इसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज, इसको हम लोग ब्लैक से लिख देते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V, इसको हम लोग V सिंबल से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी SI यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट, SI यूनिट इज वोल्ट। अब हम लोग ने यहाँ पे डिफिनेशन में क्या देखा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। किसी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाने में, किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, V इज इक्वल वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला, किसी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को एक पॉइंट इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ा अपॉन में टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये तो हो गया वोल्ट, इसको हम लोग 1 वोल्ट मान लेते हैं। वर्क की SI यूनिट क्या होती है, जूल, जूल। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम। कूलम। तो यहाँ क्या हो गया, 1 वोल्ट इज इक्वल 1 जूल अपन 1 कूलम। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, उसकी फार्मूला है V इज इक्वल W अपन वर्क डन अपन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। 1 वोल्ट इज इक्वल 1 जूल अपन 1 कूलम। ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए हम लोग उसको स्टडी करते हैं। अगेन सपोज कीजिए कि हमारे पास पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, जो कि एक सोर्स चार्ज है, ये अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब इस सोर्स चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा और इस बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और ये किसके इक्वल होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। किसी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में इतना वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो इसको हम लोग राइट कर लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस,
पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive discharge from one point to another point against electrostatic force is called potential difference. डिफरेंस इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया था, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया था प्लस क्यू, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग ने दो पॉइंट कंसीडर किया था, एक था पॉइंट ए और एक था पॉइंट बी। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स की सपोज कीजिए कि इस पॉइंट ए पे एक कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। अब इस क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इस एक पॉइंट से इस दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो सपोज कीजिए कि ये कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसको हम लोग इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक लेके गए, ले जाने में जो हमने वर्क डन किया वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। अब हम इसमें दो एजम्पशन को यूज करते हैं। जो फर्स्ट एजम्पशन है वो ये है, टेस्ट चार्ज इज सो स्मॉल। यहाँ पे जो हम लोग टेस्ट चार्ज ले रहे हैं ये बहुत ही स्मॉल टेस्ट चार्ज है और ये अपनी कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ये जो टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ये बहुत ही स्मॉल चार्ज है, ये अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने में एबल नहीं है, तो ये इस सोर्स चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये था हम लोग का फर्स्ट एजम्पशन। टेस्ट चार्ज इज सो स्मॉल, जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत छोटा है, इट do not disturb the source charge। टेस्ट चार्ज जो है वो बहुत स्मॉल चार्ज है, ये सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मीन्स इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। ये टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल चार्ज है, ये अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा और सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरा जो एजम्पशन है, दूसरा एजम्पशन वो क्या है, जब हम इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक मूव कराएंगे, तो हमें ये हमेशा ट्राई करना है कि जब हम इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को एक पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करा रहे हैं तो इसको इनफाइनाइट स्टेप में मूव कराएं, इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स में इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लेके जाएं बी पॉइंट तक, और ऐसे लेके जाएं कि इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। मीन्स कि हमें इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक विदाउट एनी एक्सेलरेशन मूव कराना है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, वी मूव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू another point without any acceleration। इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराने में हम लोग को हमेशा ये ट्राई करना है कि इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, मीन्स कि विदाउट एनी एक्सेलरेशन इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराना है।
और मूव कराने में जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, मीन्स कि ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया और ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में क्या होता है, V इज इक्वल फाइनल पोटेंशियल VV माइनस इनिशियल पोटेंशियल VA इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज Q naught from point A to point B. The amount of work done in moving a test charge Q naught from point A to point B अपॉन में टेस्ट चार्ज Q naught, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। तो यहाँ पे हम लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी कर लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, और इसमें हम लोग दो एग्जाम्पल यूज करते हैं, उसको भी हम लोग ने अंडरस्टैंड कर लिया और स्टडी कर लिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से एक्चुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसको हम लोग डेरिवेशन की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी उसको हम लोग डेरिवेशन की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो सपोज कीजिए कि एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है जो कि ओ पॉइंट पे लोकेटेड है, प्लेस्ड है। एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है जो कि ओ पॉइंट पे प्लेस्ड है, ओ पॉइंट पे प्लेस्ड है। अब इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पे किसी एक पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इससे आर डिस्टेंस पे किसी एक पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर हमें इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो हमें इन्फिनिटी पे एक कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेना होगा और इस इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इस पी पॉइंट तक मूव कराना होगा, और मूव कराने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन इस पी पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे कोई इन्फिनिटी लेते हैं। अब इस इन्फिनिटी पे कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेना होगा और इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी में लाने पर जितना वर्क डन करना पड़ेगा, जितने अमाउंट में वर्क डन करना पड़ेगा वो इस पी पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। सपोज कीजिए कि हम लोग इस ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है इससे एक्स डिस्टेंस की दूरी पे हम लोग एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं ए। इससे एक्स डिस्टेंस की दूरी पे हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करना है जो कि है पॉइंट ए। ये पॉइंट ए है। अब इस ए पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। इस ए पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट जो कि पॉजिटिव पोलैरिटी का है। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, सेम नेचर के हैं। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा, इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। अब हमने पढ़ा था कि टेस्ट चार्ज होता है बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है, ये अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जबकि ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हमने लिया है प्लस क्यू, ये इसको रिपल्सिव फोर्स लगा के इसको रिपेल करेगा, मीन्स इसको इस साइड में रिपेल करेगा। तो अगर हमें इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इससे इधर लाना है तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए जो ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पे फोर्स अप्लाई करेगा और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस फोर्स की वैल्यू जितनी होगी उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो बाय कूलम्स लॉ
कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग द फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू प्लस Q, Q नॉट के ऊपर प्लस Q के वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी F, इसको हम लोग ब्लैक से लिख देते हैं, F इज इक्वल 1/4πε0 इंटू Q नॉट अपॉन में डिस्टेंस r का स्क्वायर। ये होगी हम लोग की फोर्स, इन दोनों के बीच में जो लगने वाली फोर्स होगी उसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब सपोज कीजिए कि ये जो टेस्ट चार्ज Q नॉट है इसको P पॉइंट की तरफ, इस टेस्ट चार्ज Q नॉट को P पॉइंट की तरफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx से मूव करा रहा है, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx से मूव करा रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx से मूव करा रहा है इस टेस्ट चार्ज Q नॉट को इस P पॉइंट की तरफ। तो हम लोग जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx से मूव कराना है तो हम लोगों ने स्मॉल वर्क डन किया जिसे हम लोग dw लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने स्मॉल वर्क डन किया dw, इसको हम लोग लिख लेते हैं dw। अब वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो F वेक्टर डॉट dx वेक्टर, F वेक्टर डॉट dx वेक्टर। अब ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है इस टेस्ट चार्ज Q नॉट पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, मींस की फोर्स किधर लगेगा, इस साइड में, जो रिपल्सिव फोर्स है वो इस साइड में फोर्स लगेगा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस साइड में लग रहा है। कि जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो इस साइड में लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कर रहे हैं फोर्स लगा के वो इस साइड में है, जो dx है वो इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 180 डिग्री, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 180 डिग्री। और काश तो अगर हम इस वेक्टर को ब्रेक करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, F dx cos थीटा, cos थीटा। अब इस cos थीटा की वैल्यू हमने कितने फाइंड किया, ये फोर्स है, ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है थीटा उसकी वैल्यू है 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे cos थीटा की जगह 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा F dx cos 180 डिग्री और cos 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है -1। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा dw इज इक्वल -f dx। ये हम लोग का स्मॉल वर्क डन फाइंड हो गया। अब अगर इस इंफिनिटिव से इस टेस्ट चार्ज Q नॉट को इस P पॉइंट तक लाने में टोटल वर्क डन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे, इस स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं dw इंफिनिटिव से लेके r पॉइंट तक, इस r पॉइंट तक, इंफिनिटिव से लेके r पॉइंट तक इज इक्वल इंफिनिटिव टू r, यहाँ पे क्या था -f dx। अब इसकी वैल्यू को हम लोग इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू कितनी हम लोगों ने फाइंड की थी 1/4πε0 Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे फोर्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं 1/4πε0 इंटू Q नॉट अपॉन में r स्क्वायर। सॉरी ये जो डिस्टेंस हम लोग ने लिया वो इस O पॉइंट से इस A पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो x है, इसको हम लोग ने गलती से r लिख दिया। तो इसको हम लोग करेक्ट कर देते हैं x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर 1/4πε0 Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। अब ये बचा dx, इसको हम लोग लिख देते हैं dx, ये माइनस है। अब ये dw का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, w के इक्वल हो जाएगा। अब ये हम लोग इंटीग्रेट इंफिनिटिव टू r। अब इनमें कॉमन क्या है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, इनमें जो कॉमन है। तो इनमें कॉमन है -q नॉट अपॉन 4πε0, इसको हम लोग बाहर ले लेंगे -q नॉट अपॉन में 4πε0, इसको हम लोगों ने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा 1 अपॉन नहीं ये जो x2 है ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा x - 2 dx, अंदर ये बच गया। अब w इज इक्वल -q नॉट अपॉन में 4πε0,
इसका इंटीग्रेट कहाँ से है, इन्फिनिटी से आर तक। तो जब हम लोग x माइनस टू का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/x इन्फिनिटी टू आर। अब हम इस x की जगह एक बार r रख देंगे और एक बार इन्फिनिटी रख देंगे, तो हम लोग फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। अब हम लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हमारे पास यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा, वो होगा क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। इसको 1 को इधर भेज दो तो हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन में r, क्यू नॉट अपॉन में r। ये हम लोग का वर्क डन फाइंड हो गया। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस का या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला पढ़ा था वो था V इज इक्वल W अपॉन क्यू नॉट, V इज इक्वल W अपॉन क्यू नॉट। तो इस W की जगह इस वर्क डन का जो वैल्यू हमने फाइंड किया है उसको पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो वर्क डन W का निकला है वो कितना है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन r इंटू क्यू नॉट अपॉन में r, और इसके अपॉन में डिस्चार्ज क्यू नॉट। अब इस डिस्चार्ज क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस बचा है, एक्चुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बचा, उसकी वैल्यू हो जाएगी V की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r। ये हो गई हम लोग की एक्चुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे, मीन्स की पॉइंट P पे हम लोगों ने एक्चुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लिया। V इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r। तो ये हम लोगों ने एक्चुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज की वजह से फाइंड कर लिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। किसी डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी उसको हम लोग डेरिवेशन के थ्रू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर ड्रा करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये कोई डाइपोल है, ये कोई डाइपोल है, यहाँ पे है -q, यहाँ पे है +q। डाइपोल दो सेम और अपोजिट चार्ज कैरी करता है, एक और -q और एक है +q, और इसका जो मिड पॉइंट है वो है O। इसका जो मिड पॉइंट है वो है O। अब इस O से r डिस्टेंस, इस O से r डिस्टेंस की दूरी पे किसी एक पॉइंट P पे हम लोग का इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इससे r डिस्टेंस, इसको हम लोग और एक पॉइंट है P, इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, इस पे हम लोग इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है तो हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहली तो चार्ज के मैग्नीट्यूड की, और दूसरी चार्ज और उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी। इन दोनों की जरूरत पड़ती है हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। तो हम लोग को चार्ज का मैग्नीट्यूड तो मालूम है +q और -q। अब हम लोग को इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, और दोनों को ऐड कर देना है बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन दोनों को ऐड कर देना है, और जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो इस पॉइंट पे इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको इस माइनस चार्ज से इस P पॉइंट तक की डिस्टेंस को फाइंड करना है।
इस डिस्टेंस को हम लोग को फाइंड करना है। तो सपोज कीजिए कि हम लोग इसको R1 बोल देते हैं, R1 ले लेते हैं, इसको R1 नेम दे दिए। अब अगर ये जो OP लाइन है, इसके लाइन ऑफ एक्शन को हम लोग थोड़ा सा पीछे ड्रॉ कर दें, पीछे ड्रॉ कर दें, और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। तो ये और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और उसकी कोई नेम दे दिए M। ये है पॉइंट M, और ये है A, ये है B। ये A पॉइंट और ये B पॉइंट है और ये M पॉइंट है। इस लाइन ऑफ एक्शन जो OP है लाइन, इस लाइन ऑफ एक्शन को हम लोगों ने पीछे थोड़ा मूव करा दिया, पीछे बढ़ा दिया और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो R है, मीन्स कि ये जो P और M लाइन है, P से लेके M तक जो लाइन है वो इस A से और P तक लाइन के इक्वल है। मीन्स कि जो R है इस R1 के इक्वल हो गया। अब हमें इस O से P तक की जो डिस्टेंस है वो मालूम है R। अगर हम इस O और M के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड कर लें और इस R में ऐड कर दें तो हमें ये पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा। इस P से लेके इस M तक का पूरा डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। इस M से लेके P तक का पूरा डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा और ये किसके इक्वल है? R1 के इक्वल है। तो हम लोग ये डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी डाइपोल होता है वो 2a डिस्टेंस का होता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2a होता है। अब ये मिड पॉइंट है तो इसके इधर की जो लेंथ होगी वो होगी a और इसकी इधर की जो लेंथ होगी वो है a। अब ये जो है ये हम लोग का है, इसको हम लोग एक लाइन को इरेज कर देते हैं ताकि समझ में आए। अब ये जो है बेस है 90 डिग्री पे है, ये बेस है, ये 90 डिग्री पे, तो ये बेस है और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस दिया है a और हमको बेस फाइंड करना है OM। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल बेस अपन हाइपोटेन्यूस। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं cos थीटा इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब बेस कितना है? OM, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं OM। हाइपोटेन्यूस कितना है? A। तो यहाँ पे अगर हम OM फाइंड करें तो OM निकल जाएगा हम लोग के पास A cos थीटा। अब OM की वैल्यू हमने फाइंड कर दिया A cos थीटा, मीन्स कि इसकी जो वैल्यू है, इस OM की जो वैल्यू है हम लोगों ने फाइंड कर लिया A cos थीटा। अब इस R में जब इस OM डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो इस M से लेके इस P पॉइंट तक पूरी डिस्टेंस हम लोग को फाइंड कर मालूम हो जाएगी और ये डिस्टेंस इस R1 डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं R1 इज इक्वल R प्लस A cos थीटा। इस A cos थीटा को R में ऐड कर दिया, ये निकल गया हम लोग M से P तक डिस्टेंस और ये R1 की इक्वल है, हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया। जो R1 डिस्टेंस है वो है R प्लस A cos थीटा। ठीक उसी तरह अगर हमें इसकी और इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम लोग पहले इसको ज्वाइन कर लें, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसको हम लोग नेम दे देते हैं R2। अब अगर हम इस लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा सा पीछे ड्रॉ कर दें, थोड़ा सा पीछे ड्रॉ कर दें, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, थोड़ा सा ये जो OP लाइन ऑफ एक्शन है इसको थोड़ा आगे आगे लेते जाएं और यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें। तो ये जो DP जो डिस्टेंस है वो R के इक्वल होगा। यहाँ पे हमने जो फिगर बनाया है वो थोड़ा हैंड से बनाया है तो मिस्टेक हो गया है, बट फिगर ऐसे ही रहेगा और इसका जो लॉजिक है वो ऐसे ही रहेगा। इस OP डिस्टेंस को, ये जो OP का जो लाइन है, इस लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा हम लोग आगे लेके जाएंगे और यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट पे। अब आप देख सकते हो कि ये जो R2 है ये R के इक्वल हो गया। अब इसको हम लोग नेम दे देते हैं N, इसको हम लोग नेम देते हैं N। इस N पॉइंट पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब हम लोग के पास हाइपोटेन्यूस है और बेस फाइंड करना है। बेस हम लोग को मालूम नहीं है, मीन्स कि ON
मालूम नहीं है और हाइपोटेन्यूस मालूम है, तो इसका जो रिलेशन होता है वो होता है cos थीटा इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हम लोगों ने ऊपर देखा था। अब अगर हमें इस O से लेके P तक जो डिस्टेंस है वो मालूम है r, अगर हम इस ON का डिस्टेंस फाइंड कर लें, इस ON का डिस्टेंस फाइंड कर लें और इसको इरेज करते हैं, इस ON के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड कर लें और इसको इस पूरे डिस्टेंस में से माइनस कर दें, तो हमारे पास ये केवल ये डिस्टेंस निकल जाएगा और ये किसके इक्वल है, R2 के इक्वल है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं। इसको कैसे फाइंड करेंगे, बेस फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूस दिया है, तो इसके बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है cos थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है हमारे पास, ON, ये बेस है, ये बेस है ON हमारा जो बेस है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं ON अपॉन में हाइपोटेन्यूस कितना है A। अब हम ON फाइंड करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं ON इज इक्वल A cos थीटा, इसको हम लोग लिख देते हैं A cos थीटा, ये भी इसके इक्वल है। अब इस पूरे O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो है R। अब इस R डिस्टेंस में से ON डिस्टेंस को माइनस कर दें तो ये केवल ये जो हम लोग का R2 है ये फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं R2 इज इक्वल R, ये जो पूरा R है इसमें से ON डिस्टेंस को माइनस कर देते हैं, माइनस A cos थीटा। ON जो डिस्टेंस है वो कितना है, A cos थीटा लिख दिए और इसको पूरे R में से इस ON को माइनस कर दिए तो हमारे पास आ गया R2 इज इक्वल R माइनस A cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग को R2 डिस्टेंस फाइंड हो गया। मीन्स कि हम लोग के पास चार्ज की मैग्नीट्यूड भी है और चार्ज से लेके इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी फाइंड है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे और बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन दोनों चार्जेस के बीच से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे जो होगा उसको ऐड कर देंगे और इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस डाइपोल की वजह से फाइंड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं V1। पहले हम लोग नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो V1 इज इक्वल हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में R1। ये तो हो गया V1। अब हम लोग फाइंड करते हैं V2। इस चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी, तो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R2। ये दोनों की वजह से हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल गया। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐड कर देंगे तो इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड हो जाएगा इस डाइपोल की वजह से। तो हम लोग इसको ऐड करते हैं, तो ये हो गया V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू कितनी है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये V2 की वैल्यू है, इनटू Q अपॉन R2। अब इसमें से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या निकालेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन है, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो इसको हम लोग लिखते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बचा क्या 1/R2 माइनस 1/R1, ये हम लोग का बच गया। अब हम लोग इसको लिखते जाएंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इस R2 की वैल्यू कितनी है, R माइनस A cos थीटा। R2 की वैल्यू कितनी है, R माइनस A cos थीटा, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 1/R माइनस A cos थीटा माइनस 1/R1। R1 की वैल्यू कितनी है, R प्लस A cos थीटा, तो इसको हम लोग लिख देंगे R प्लस A cos थीटा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये R प्लस A cos थीटा इधर जाएगा, R माइनस A cos थीटा इधर जाएगा, तो यहाँ बचेगा R प्लस A
कॉस थीटा माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा। ये जो आर है ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, पहले इसको छोड़ देते हैं और इसको ये जो होगा वो एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो होगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों ने एलसीएम ले लिया इन दोनों का। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचा क्या, ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा, दोनों को मिला क्या हो गया 2a कॉस थीटा। तो हम लोग इसको लिख देंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a कॉस थीटा प्लस a कॉस थीटा, मिलके कितना हो गया 2a कॉस थीटा। तो हम लोग इसको लिख देंगे 2a कॉस थीटा अपॉन में बचा क्या आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो q होता है और 2a होता है वो डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है। डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल Q इंटू 2a। ये होता है हम लोग का डाइपोल मोमेंट का फार्मूला। तो यहाँ पे हम लोग को दिखा Q और 2a, Q इंटू 2a को हम लोग लिख सकते हैं P। तो हम लोग इसको लिख देते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बचा कितना कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब ये जो ए डिस्टेंस है, ये जो ए डिस्टेंस है इस आर डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, तो हम लोग इस पूरे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और केवल आर लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए v इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा। ये पी कॉस थीटा इसको हम लोगों ने आप लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया आर स्क्वायर। ये जो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दिया, जीरो मान लिया, क्योंकि ये जो ए डिस्टेंस है इस आर डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है, इसलिए हम लोगों ने ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नेग्लेक्ट कर दिया। हमारे पास जो वैल्यू बची वो गई b इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। ये हम लोग की पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डाइपोल फाइंड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल फाइंड हो गया। अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लोग इसको लिख देंगे v इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p वेक्टर इंटू आर वेक्टर अपॉन में r। अब ये हम लोग की वैल्यू निकल के आई, इसको हम लोग ब्लू कलर में लिख देते हैं ताकि ये नजर आए आसानी से। ये हम लोग का फाइंड हुआ किसी डाइपोल की वजह से, ये हम लोग का फाइंड हुआ किसी डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसकी वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। अब ये तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लिया जिसकी वैल्यू इतनी आई। अब अगर हमें कोई बोल दे कि इस डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे चाहे इधर या फिर इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करो, उसकी वैल्यू कितनी होगी, या फिर इसके इक्वेटोरियल पॉइंट है मींस कि इसके डाइपोल के परपेंडिकुलर में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करो, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने जब डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया था तो उसकी वैल्यू जो आई थी वो थी v इज इक्वल, इसको हम लोग और इधर लिखते हैं v इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। ये वैल्यू आई थी किसी भी डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसकी वैल्यू इतनी आई थी v इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। अब पहली जो कंडीशन है, जो पहला केस है वो ये है कि किसी डाइपोल की एक्सियल पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है तो वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डाइपोल बनाते हैं,
डाइपोल के अंदर क्या होता है, दो सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्ज होते हैं। ये हो गया -q और ये हो गया +q। ये दोनों स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेट है और ये हो गया इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेट है। तो ये हो गया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मिड पॉइंट है वो है O। अब अगर हमें इस डाइपोल की एक्सियल पॉइंट पे, इस डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो ये इसकी एक्सियल लाइन होगी ये, या फिर इस साइड में ये इसकी एक्सियल लाइन, या तो इस साइड या फिर इस साइड हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये जो cos थीटा था ये किसके बीच का एंगल था, ये इस O पॉइंट से जो हम लोग r डिस्टेंस लेते थे उसके, इस O पॉइंट से जो हम लोगों ने r डिस्टेंस लिया था, P पॉइंट तक r डिस्टेंस जो लिया था, इसके बीच का जो एंगल था वो cos थीटा था। तो अगर ये जो सपोज कीजिए, अगर ये जो r डिस्टेंस है वो इसके एक्सियल लाइन पे आ जाए, ये r डिस्टेंस इसके एक्सियल लाइन पे आ जाए, मीन्स कि अगर हम लोग इसके एक्सियल पॉइंट पे किसी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से फाइंड करना चाहते हैं, तो ये कोई एक्सियल पॉइंट है, तो इसके और इसके ये एक्सियल पॉइंट पे आ गया, इसकी r की वैल्यू, ये r की वैल्यू कहाँ पे आ गई, इस पे, तो ये एक्सियल पॉइंट पे आ गया। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल हुआ वो कितना हुआ, 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो cos थीटा हो जाएगा वो 0 डिग्री का हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p cos 0 डिग्री अपॉन में r²। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1। तो हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा एक्सियल पॉइंट पे वो होगा v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन में r²। इतनी वैल्यू आएगी किसी एक्सियल पॉइंट पे किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। ये जो OP है, ये जो हम लोगों ने r डिस्टेंस लिया है वो एक्सियल लाइन पे आ गया है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे cos थीटा की जगह हम लोगों ने cos 0 डिग्री रख दिया और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो ये होल टर्म हो जाएगा v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन में r²। अब ये तो हो गया एक्सियल पॉइंट पे। अगर हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है, इसको हम लोग लिख देते हैं b एक्सियल, ताकि b एक्सियल। अब तो ये तो हो गया एक्सियल पॉइंट के लिए। अब हमें इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो इसका इक्वेटोरियल लाइन कहाँ से गुजरेगा, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर किसी पॉइंट P पे r डिस्टेंस पे हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हमने बताया था जो cos थीटा होता है वो इस r और इस ये जो डाइपोल है इसके बीच का एंगल होता है, इसके बीच का एंगल होता है वो जो cos थीटा होता है। तो इसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 90 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख देते हैं b इक्वेटोरियल, b इक्वेटोरियल इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p cos 180 डिग्री p cos 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है ना, r और a, ये a है, इन दोनों के बीच में ये जो r डिस्टेंस है और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री अपॉन में r²। अब cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हम लोग के पास जो v इक्वेटोरियल आया वो टोटल क्या हो जाएगा, 0। किसी डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू होगी 0 के इक्वल। मीन्स कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से वैल्यू जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो होगी 0। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। चार्ज के सिस्टम से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग उसको फाइंड करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
सिस्टम ऑफ चार्ज, किसी चार्ज के सिस्टम की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास n पॉइंट चार्ज है, ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3, ये है Qn, ऐसे करके n पॉइंट चार्ज है, ऐसे करके n पॉइंट चार्ज है Qn। अब ये P पॉइंट से Q1 जो है R1 डिस्टेंस पे है, इस P पॉइंट से Q2 जो है, ये जो लाइन है इसको सीधा ड्रा कर दें, Q2 जो है R2 डिस्टेंस पे है, और ये Q3 जो है वो R3 डिस्टेंस पे है, और ये Q1 जो है वो Rn डिस्टेंस पे है। मीन्स कि इस P पॉइंट से Q1 की जो दूरी है वो है R1, Q2 की जो है वो है R2, Q3 की जो है वो R3 और Q1 की जो है R3, और इन सभी चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर इस Q3 की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ऐसे करते करते Q1 की वजह से हम लोग इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, और बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन सभी की वजह से जो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे, वही इस पॉइंट P पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इंडिविजुअल पोटेंशियल, Q1 की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, Q2 की वजह से इस पॉइंट पे, Q3 की वजह से, Q1 की वजह से। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे V1 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपॉन R1। फिर V2 इज इक्वल कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 अपॉन R2 इसके बीच का डिस्टेंस है। फिर V3 इज इक्वल कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q3 अपॉन R3 इसके बीच का डिस्टेंस है। फिर ऐसे ही करके Vn का जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Qn अपॉन Rn। तो इन सभी चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन सभी को एक साथ ऐड कर देंगे, तो इस P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड हो जाएगा इन सीरीज सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से। तो हम लोग लिख देते हैं V इज इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। V1 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन R। अब इसमें से इसको हम लोग V1 की वैल्यू पुट कर देते हैं पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 अपॉन R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q3 अपॉन R3 प्लस 1/4 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Qn अपॉन Rn। ऐसे करके हम लोगों ने V1 की, V2 की, V3 की, Vn की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू फाइंड किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया Q1 की वजह से इस पॉइंट पे, Q2 की वजह से इस पॉइंट पे, Q3 की वजह से इस पॉइंट पे, Q1 की वजह से इस पॉइंट पे, और सभी पोटेंशियल को एक साथ ऐड कर दिया। अब हम इसमें कॉमन निकालेंगे। जिसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग बाहर ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस Qn अपॉन Rn। अब हम लोग इस V टोटल को सिंपली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा I, ये कहाँ से लेके है Q1 से लेके और Qn तक है, तो मीन्स इसका इनिशियल जो हो जाएगा वो उसकी वैल्यू होगी 1 और इसका जो फाइनल होगा उसकी वैल्यू होगी n। तो ये 1 से लेके n पॉइंट चार्ज तक है, और यहाँ पे हो जाएगी Qi अपॉन में Ri। इसको हम लोगों ने सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये तो हो गया सिस्टम ऑफ चार्ज, किसी चार्ज की सिस्टम की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी उसको हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे, और ये हो गया उसका फार्मूला। तो हमने इस पूरे लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से
एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी उसको हम लोग ने डेरिवेशन के थ्रू फाइंड किया। उसके बाद पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी उसके बारे में स्टडी किया। और जो लास्ट था उसको हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी उसको हमने स्टडी कर लिया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।